दोस्तों, यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी मैट्रिक का एग्जाम 19 फरवरी 2022 को देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। पहला ऑप्शन में दिया गया है तुर्की और रूस के बीच, यूनान और पोलैंड के बीच, तुर्की और हंगरी के बीच, और ऑप्शन डी में दिया गया है हंगरी और पोलैंड के बीच। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हो गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 3 को देख लीजिए, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, कार्बोनरी जो संगठन है ये सन 1810 ईस्वी में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 हमारा कहता है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा कि यूनान जो था पहले तुर्की के अंग के रूप में माना जाता था, लेकिन उस समय में यूरोप में अन्य देश अपने देश जो गुलाम बने थे जिन देश का, उन देश के प्रति युद्ध करके अपने आप को स्वतंत्र किए। उसी भावनाओं को देखते हुए यूनानियों में भी स्वतंत्र होने के लिए भावनाओं का उदय हुआ। किंतु तुर्की ने जैसे तुर्की को लगा कि यूनान के लोग स्वतंत्र होने के लिए एक बहुत ही बड़ी मुहिम छेड़ने वाले हैं, तो इसलिए तुर्की ने यूनानी आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस ने तुर्की का नहीं बल्कि यूनान का साथ दिया, जिसमें तुर्की बुरी तरीके से पराजित हो गया। और सन 1832 ईस्वी की बात है जब यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 6 कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान एवं विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य, ज्ञान एवं विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। उसके बाद में क्वेश्चन 7 कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, सन 1870 ईस्वी की बात है जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, और इसी के बीच में सेडान का युद्ध भी हुआ था जो ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच में हुआ था। और सन 1871 ईस्वी की बात है जब इटली का एकीकरण हो चुका था। उसके बाद में अगला सवाल करता है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा कि बिस्मार्क के द्वारा ही रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया गया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इसके बाद में क्वेश्चन 9 कहता है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी। हालांकि बहुत सारी किताब में इसका अलग अलग आंसर दिया गया होगा, कहीं पे विद्वानों की, कहीं पादरी वर्ग के सामंतों की, तो कहीं पे क्रांतिकारियों की दिया गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का 100% इसका सिक्योर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जालबेरिन जो संस्था थी यह व्यापारियों की संस्था थी। उसके बाद में क्वेश्चन 10 हमारा कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। इसका भी अलग अलग बुक में इसका अलग अलग आंसर दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, यानी नाव चलाने का काम गैरीबाल्डी किया करता था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त कर दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ भी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री। उसके बाद में क्वेश्चन 13 हमारा कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा था। तो जब भी इटली और जर्मनी अपने आप को स्वतंत्र के रूप में घोषित करने के लिए जब आगे बढ़ रहे थे, तब तक उसने बाधा यानी विघ्न डालने का काम ऑस्ट्रिया करता था। तो हम कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था।
उसके बाद में क्वेश्चन 14 हमारा कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो दोस्तों याद रखिएगा मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आप तमाम छात्रों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए होंगे तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मैट्रिक का आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। उसके बाद में क्वेश्चन 15 कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब बुर्बो वंश हो जाएगा। यानी फ्रांस में बुर्बो शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। और वियना कांग्रेस कब हुआ था तो इस सन 1815 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन 16 कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इटली और जर्मनी जो है वह वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा सेडेवा या सेडान का युद्ध सन 1871 ईस्वी में फ्रांस एवं प्रासा के बीच में हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन 18 कहता है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था। यानी वह कौन ऐसा देश था जिसका हंगरी पर, जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, जिसका हंगरी पर पूर्ण अधिकार था। तो उस देश का नाम था ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया सांप के जैसा हंगरी पर अपना अधिकार जमाए हुआ था, उस पर बैठे हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन 19 कहता है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा रूस। उसके बाद में क्वेश्चन 20 को देखिए कि सन 1870 में फ्रांस एवं प्रासा के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1870 ईस्वी की बात है जब सेडेवा या सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सेडान। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा सन 1861 ईस्वी की बात है जब रूस में दास प्रथा का अंत हो गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सन 1861 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि रूस में जार का क्या अर्थ होता था। तो दोस्तों याद रखिएगा रूस में जितने भी सम्राट हुआ करते थे, रूस के जितने भी शासक या राजा हुआ करते थे, उन सभी सम्राटों को जार कहा जाता था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा रूस का सम्राट। इसके बाद में अगला सवाल 3 को देखिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी की बात है कि जर्मनी प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था तो जर्मनी में। कब हुआ था तो सन 1818 ईस्वी में। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। अगला सवाल कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे किया गया था। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे और कार्ल मार्क्स का जन्म ही सन 1818 ईस्वी में जर्मनी नामक राष्ट्र में हुआ था। और याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना सन 1867 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे आ ही गया है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वार एंड पीस जो है ये लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा लियो टॉल्स्टॉय। अगला सवाल बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा नवंबर में, हालांकि बहुत ही ज़्यादा 1917 में बहुत ही ज़्यादा क्रांति हुई है, लेकिन बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, जो क्रांति नवंबर सन 1917 ईस्वी में की गई थी। और याद रखिएगा यही 1917 है जब बिहार के चंपारण जिला में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा लाल सेना का गठन ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा ट्राटस्की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि लेनिन के द्वारा सन 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। और वहीं 21 के बाद सन 1924 ईस्वी की बात है जब लेनिन की मृत्यु हो गई थी।
उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि रूस और जर्मनी के बीच में एक बहुत ही बड़ी संधि हुई थी जिसका नाम पड़ा था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। तो सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब रूस और जर्मनी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। दोस्तों याद रखिएगा प्लेखानो जो है ये रूस का सबसे पहला समाजवादी व्यक्ति था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा प्लेखानो। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्रपुटिन कौन था। दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपुटिन एक भ्रष्ट पादरी का नाम है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपुटिन कौन था दोस्तों, तो पादरी था। उसके बाद में है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए। तो याद रखिएगा कि नई आर्थिक नीति सन 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। इसी सवाल को पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। तो लेनिन ने लागू किया गया था। और नई आर्थिक नीति भारत में कब लागू की गई थी। तो सन 1991 ईस्वी की 91 या 92 की बात है जब भारत में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था। उसके बाद में है कि दास कैपिटल किन की रचना है। हालांकि हम पिछले बार ही क्वेश्चनों में इसको लिए थे। तो याद रखिएगा दास कैपिटल किसकी रचना है दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स की रचना है। इसकी रचना कब की गई थी, तो 1867 ईस्वी में। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो यही दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, इसलिए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 16 को देख लीजिए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो दोस्तों मूर्ख दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। याद रखिएगा समाजवादियों का बाइबिल जो है ये दास कैपिटल को कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा दास कैपिटल। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कार्ल मार्क्स ने किनके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। पहला ऑप्शन जेन के द्वारा, दोस्तोवस्की के साथ मिलकर, एंजेल सॉडी में दिया गया लियो टॉल्स्टॉय। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स जिनका जन्म सन 1828 ईस्वी में जर्मनी प्रांत के मेघवा नामक शहर में हुआ था और इन्हीं के साथ ये जो थे एंजेल के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किए थे। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिसके कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।